हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी का ही एक पार्ट है मेरे सहयात्री। यह पार्ट बीए बीएससी बीकॉम फाइनल ईयर में पूछा जाता है फाउंडेशन कोर्स हिंदी के अंदर। इसके अलावा ये बाकी क्लासेस में भी आता है। तो आज हम इस पार्ट के वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं लघु एवं अति लघु प्रश्न उत्तर देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। इकाई 1 मेरे सहयात्री। यह एक यात्रा वृत्तांत है जिसे अमृतलाल बेगर द्वारा लिखा गया है। हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। मेरे सहयात्री पाठ के लेखक का नाम है। इस पाठ के लेखक का नाम है अमृतलाल जी बेगर। दूसरा है अमृतलाल बेगर ने किस नदी की परिक्रमा की? इन्होंने नर्मदा नदी की परिक्रमा की थी। मेरे सहयात्री पाठ में लेखक ने किस नदी के संदर्भ में यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो मेरे सहयात्री पाठ में लेखक ने नर्मदा नदी के संदर्भ में यात्रा वृत्तांत लिखा है। मेरे सहयात्री किस श्रेणी का पाठ है? कहानी है, यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत का संस्मरण है या निबंध है? तो यह है यात्रा वृत्तांत का संस्मरण। अगला है अमृतलाल बेगर जी ने किसे मोक्षदा कहा है? मोक्षदा यानी मोक्ष प्रदान करने वाली। तो उन्होंने नर्मदा को मोक्षदा कहा है। दोनों तटों को मिलाकर बेगर जी ने कुल कितने किलोमीटर की यात्रा की? दोनों तटों को मिलाकर बेगर जी ने 2624 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल हम सभी जानते हैं अमरकंटक है। चलिए अब इसके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। संस्मरण क्या है? स्पष्ट कीजिए। यह जो पूरा पाठ है यह यात्रा वृत्तांत का संस्मरण है। तो अब हमें पहले पता होना चाहिए कि संस्मरण होता क्या है। उत्तर को ध्यान से समझिएगा। संस्मरण हिंदी गद्य की आधुनिकतम विधा है। जीवनी परक साहित्य का यह अत्यंत ललित एवं लघु कलात्मक अंग है। जीव अभिव्यक्ति का यह रूप स्मरण पर आधारित है। कुछ विद्वानों की राय में इसका आगमन पश्चिम से हुआ है, किंतु बात ऐसी है कि हमारे यहाँ इसका बीज रूप बहुत पहले से मिलता है। भारतीय काव्य शास्त्र में स्मरण अलंकार रूप में चिरकाल से प्रयुक्त होता रहा है, लेकिन आज संस्मरण एक विधा के रूप में प्रचलित है। साहित्यकार किसी असाधारण व्यक्ति के जीवन की घटनाओं को साहित्यिक परिवेश में रखकर देखना चाहता है। उस समूचे व्यक्ति के व्यक्तित्व का जीवन दर्शन ही संस्मरण की श्रेणी में आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्मृति के आधार पर किसी विषय, घटना, व्यक्ति व यात्रा पर लिखा हुआ कोई आलेख संस्मरण कहलाता है। यानी कि स्मृति यानी हमारी याद, हम अपनी पुरानी यादों को अगर सोचकर अपनी जो स्मृति है उसी को किसी विषय, घटना, व्यक्ति या यात्रा पर लिखते हैं तो उसे संस्मरण कहते हैं। यह साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें लेखक जो कुछ स्वयं देखता है और अनुभव करता है उसी का सुव्यवस्थित प्रकार से चित्रण भी करता है। चलिए अब हम परिभाषा देखते हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार शर्मा के अनुसार अनुभूति की कलात्मक अभिव्यक्ति कला के माध्यम से संस्मरण होता है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के अनुसार भावुक कलाकार जब अतीत की अनंत स्मृतियों में से कुछ रमणीय अनुभूतियों को अपनी कोमल कल्पना से अनुरंजित कर व्यंजनामूलक संकेत शैली में अपने व्यक्तित्व की विशिष्टताओं से विशिष्ट बनाकर रोचक ढंग से यथार्थ रूप में व्यक्त करता है, तब उसे संस्मरण कहते हैं। बहुत ही अच्छी इनकी परिभाषा है। हम एक दो बार अगर हम इसे पढ़ते हैं तो ये हम आसानी से याद कर सकते हैं। अब संस्मरण की विशेषताएं जानते हैं। संस्मरण अपने से भिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं और क्रियाकलापों का संस्मरणात्मक चित्रण है। संस्मरण यथार्थ होता है। संस्मरण साहित्य का लघु कलात्मक अंग है। संस्मरण स्मृति के मूल तत्व हैं। संस्मरण संस्कारों से संबद्ध होते हैं। संस्मरण जीवन के प्रत्येक अंग को स्पर्श करने वाले होते हैं। संस्मरण में वर्ण्य विषय सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। संस्मरण में लेखक अपने जीवन में सम्बद्ध घटनाओं, व्यक्तियों के वर्णन खंड रूप में प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
मेरे सहयात्री किस संदर्भ में लिखा गया पाठ है? मेरे सहयात्री पाठ लेखक अमृतलाल बेगड़ द्वारा स्वयं की प्रथम नर्मदा यात्रा के 25 वर्ष पूर्ण होने पर तथा 75 वर्ष पूर्ण होने पर की गई नर्मदा पद यात्रा में उनके साथ नर्मदा यात्रा कर रहे अन्य सहयात्रियों के बारे में परिचय देने वाला यात्रा वृत्तांत है। यानी मेरे सहयात्री पाठ जो अमृतलाल जी बेगड़ ने लिखा है वह उन्होंने कब लिखा? उन्होंने अपनी जो नर्मदा यात्रा उन्होंने की थी उसको 25 वर्ष पूर्ण होने पर एवं स्वयं की उम्र मतलब उनकी जो उम्र थी वो 75 वर्ष पूर्ण हो चुकी थी, उस वक्त इन्होंने ये लिखा था। नर्मदा के एक छोर से दूसरे छोर की लंबाई कितनी है तथा पूरी परिक्रमा कितने किलोमीटर की है? नर्मदा की एक छोर से दूसरे छोर का सफर 1312 किलोमीटर लंबा है। पूरी परिक्रमा 214 या फिर कई जगह पर 224 भी बताई गई है किलोमीटर लंबी है। नर्मदा की परिक्रमा पूरी करने का विधान कितने समय का है? नर्मदा की परिक्रमा पूरी करने का विधान 3 वर्ष यानी 3 साल, 3 माह यानी 3 महीने एवं 13 दिन का है। प्रश्न 5 है, लेखक ने अपनी यात्रा के दौरान किन बातों की चर्चा की है? लेखक ने अपनी यात्रा में लोक एवं नदी के बहाव के सौंदर्य के साथ साथ बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध, सरदार सरोवर आदि के कारण आ रहे बदलाव विस्थापन की चर्चा भी की है। प्रश्न 6 है, लेखक और नदी के बीच का संवाद लिखिए। लेखक और नदी के बीच एक संवाद हुआ था वो हमें लिखना है। लेखक तथा नदी के मध्य का संवाद इस प्रकार है। माँ नर्मदे, तेरी पूजा में एक दीप जलाया है, बदले में तू भी एक दीप जलाना। मेरे हृदय में बड़ा अंधेर है, वहाँ किसी तरह जाता नहीं। तू दीप जला दे तो दूर हो जाए, इतनी भिक्षा मांगता हूँ तो दीप जलाना भला। प्रश्न 7 है, जिलहरी परिक्रमा से क्या आशय है? जिलहरी परिक्रमा के अंतर्गत दोहरी परिक्रमा होती है तथा जिलहरी परिक्रमा में समुद्र को नहीं लांघा जाता है। नर्मदा यात्रा प्रारंभ करते समय लेखक ने नर्मदा से क्या कहा? नर्मदा यात्रा प्रारंभ करते समय लेखक ने नर्मदा से होले से कहा, नर्मदा तुम दूसरों के लिए भले ही नर्मदा हो, मेरे लिए तो मोक्षदा हो। यानी कि तुम दूसरों के लिए हो सकता है केवल नदी मात्र हो, परंतु मेरे लिए तो तुम मोक्ष प्रदान करने वाली हो। अत्र लुप्ता नर्मदा से लेखक अमृतलाल बेगड़ का क्या आशय है? अत्र लुप्ता नर्मदा से लेखक का आशय नर्मदा के लुप्त होने से है। सन 1977 में लेखक जबलपुर से अपनी पहली नर्मदा पदयात्रा प्रारंभ कर रहे थे। वहां नर्मदा लुप्त सी हो गई है क्योंकि बरगी बांध में नर्मदा का पानी रोक दिया गया है तथा वहां नर्मदा अति लघु रूप में लुप्त सी नजर आती है। लेखक का अत्र लुप्त नर्मदा से आशय नर्मदा के लुप्त होने से है। नर्मदा नदी कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ जाकर समाप्त होती है? नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से होकर वह लगभग 1312 किलोमीटर की यात्रा कर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। मोक्षदा से लेखक का क्या आशय है? लेखक ने नर्मदा नदी को मोक्षदा अर्थात मुक्ति प्रदान करने वाली नदी बताया है। नर्मदा नदी के सौंदर्य पर एक निबंध लिखिए या फिर इसके अथवा में ऐसा कोई प्रश्न भी आ सकता है इसकी जगह कि नर्मदा नदी के तट के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। ये आए या ये आए आपको लिखना यही है। यह उत्तर थोड़ा बड़ा हो सकता है इसलिए ध्यान से सुनिएगा। नर्मदा नदी जहाँ जहाँ बहती है उसका सौंदर्य अवर्णनीय होता है, यानी उसके सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। ओंकारेश्वर तीर्थ स्थान स्थित घाट पर सुबह की गुनगुनी धूप
लेखक को बड़ी प्यारी लगती है। संकरी नर्मदा के दोनों ओर चट्टानें खड़ी हैं। उसके एक तट पर मांधाता तो दूसरे तट पर ओंकारेश्वर। दोनों के मध्य से शांत नीरव गति से बहती नर्मदा रुकी सी जान पड़ती है। नर्मदा तट के छोटे से छोटे तृण और छोटे से छोटे कण न जाने कितने ऋषि मुनियों और साधु संतों की पदधूलि से पावन हुए होंगे। नर्मदा से सटे वनों में अनगिनत ऋषियों का स्थान रहा होगा। यहाँ पर उन्होंने कई जीवन मूल्यों की खोज की होगी। वर्तमान में हमने उन पावन वनों को काट डाला है और मुक पशु पक्षियों को खदेड़ दिया है या मार डाला है। तट की पर्वतमाला से आते हवा के झोंके मन को आनंदित करते हैं। मोर टक्का के खेड़ी घाट सूर्योदय व सूर्यास्त के कारण पूर्व और पश्चिम दिशाओं की छटा देखते ही बनती है। कांकरिया स्थान पर नदी तट पर बगैर छप्पर की पुरानी धर्मशाला, बगैर पल्लों की खिड़की में से पनिहारी ने ऐसे दिख रही हैं मानो रंगीन टीवी देख रहे हो। रावेर के तट पर पेशवा स्मारक है। बकावा स्थान पर नदी तट पर विश्राम करने लायक चबूतरा था। इस तट पर पनिहारी ने जल परी की तरह नजर आती हैं। भटियान में नर्मदा के बालुई तट पर छोटा सा गांव बसा था जहां ठहरने की व्यवस्था है। अगले पड़ाव में मरकटी तीर्थ पहुंचे। निर्जन स्थान पर एकांत में वेदा और नर्मदा के संग पर स्थित ऊंचे टीले पर एक मंदिर है। नावड़ा तोड़ी स्थित नर्मदा के तट पर तथा सामने की ओर महेश्वर का तट रानी अहिल्याबाई का नगर। नर्मदा की अनन्य भक्त अहिल्याबाई द्वारा बनवाए गए घाट इस तट से बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। महेश्वर की सहस्र धारा पर आकर नर्मदा खूब फैल गई तथा हजारों धाराओं में बट गई है। इन धाराओं से छोटे छोटे अनगिनत प्रपात फड़फड़ा रहे हैं। चारों ओर धाराओं का जाल सा फैला है। इन आड़ी टेढ़ी आंकी बांकी जल धाराओं से नर्मदा ने यहाँ मानो झीनी झीनी बिनी सी चदरिया, पानी की चादर, जलधाराओं के ताने बाने, चट्टानों का करघा, ऐसी चादर तो बस नर्मदा ही चुन सकती है और ऐसी चादर तो बस धरती ही ओढ़ सकती है। धारा शब्द नर्मदा से बहुत जुड़ा हुआ है। अमरकंटक से निकलते ही कपिल धारा और दूध धारा, मंडला की सहस्र धारा, बरमान घाट की सतधारा, ओमकारेश्वर के पास धारा शेरू और महेश्वर के पास पुनः सहस्र धारा। इस प्रकार यह धारा प्रवाह नदी है। जहाँ जहाँ धारा शब्द आया वहाँ प्रपात जरूर है। चाहे कपिल धारा जैसा ऊंचा प्रपात हो, चाहे सहस्र धारा के इन तितलियों जैसे छोटे छोटे प्रपात हो, परंतु जबलपुर की धुआंधार प्रपात में धारा की जगह उसके अनुज धार का प्रयोग हुआ है। ऊंचे टीले से प्रपात नन्हे मुन्ने बल्कि दूध मुए बालक की तरह नजर आ रहे थे। ढाल खेड़ा स्थित आश्रम से नर्मदा टापू की तरह दिखाई दे रही है। एक फ्रेंच युगल यहाँ 6 महीने तक रहा। सौंदर्य पिपासु मन, एकांत साधना की चाह या पश्चिम की आपाधापी से विलग होकर पूर्व की शांति में डुबकी लगाने की प्रबल इच्छा ही इस प्रेमी युगल को यहाँ खींच लाई होगी। रात में बाहर खुले में सोने पर जितने टापू दिन में देखे थे, रात को आकाश गंगा में भी अनेक टापू दिखाई दिए। खलघाट से थोड़ी दूर साटक संगम पर एक छोटा सा झरना है। इस प्रकार लेखक ने अपनी यात्रा के दौरान अनुभव किए पलों को जस का तस लिखकर नर्मदा के असीम सौंदर्य को जनमानस तक पहुंचाने का अप्रतिम कार्य किया है। धन्यवाद आप सभी का।
वीडियो को एंड तक देखने के लिए हमारे साथ चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। पुनः मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।